चलो दोस्तों, आज के टॉपिक ऑफ द डे में हम पढ़ेंगे आरबीआई के बारे में। इकोनॉमी का क्वेश्चन है और बैंकिंग से आया है। बैंकिंग से टॉपिक है, ठीक। तो इसमें आरबीआई के बारे में देखते हैं कि आरबीआई का गठन कब हुआ था, किस कमेटी की सिफारिश पर हुआ था और आरबीआई क्या क्या काम करता है और जितने भी आरबीआई के फैक्ट हो सकते हैं, जैसे आरबीआई का मुख्यालय हो गया, आरबीआई रेपो रेट कैसे कंट्रोल करता है, सब देखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो आरबीआई के बारे में जो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि आरबीआई का फुल फॉर्म तो सबको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भाई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कि आरबीआई के गठन की बात करता है कि आरबीआई का गठन कब हुआ था भाई। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्ट आता है आरबीआई के गठन का, एक एक्ट आता है आरबीआई गठन एक्ट। ये आता है हमारा 1934 में। ठीक है, अभी हम क्या है, भारत उपनिवेश है किसका, अंग्रेजों का, ब्रिटेन का गुलाम है। तो कह रहा है कि 1934 में एक एक्ट आता है और गठन कब होता है, तो गठन होता है इसका जब 1934 में एक्ट आ रहा है, तो गठन कब होगा, 1935 में। क्लियर है, और यहाँ पर डेट भी याद रखना भाई, 1 अप्रैल की डेट है। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को किसका गठन होता है, आरबीआई का गठन होता है। ठीक है, चलो फिर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा कि आरबीआई का गठन होता तो है 1935 में, लेकिन आरबीआई के लिए कमेटी कौन सी बनती है, मतलब कौन सी कमेटी कह रही है इसका गठन किया जाए भाई। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम याद रखना एक कमेटी जिसका नाम है हिल्टन यंग। कौन सी कमेटी, अरे हिल्टन यंग कमेटी बनती है भाई, हिल्टन यंग कमेटी। और कब बनती है हिल्टन यंग, हिल्टन यंग बनती है 1926। तो 26 से एक कमेटी क्या कर रही है, काम कर रही है कि आरबीआई का गठन करना है और अपना पूरा रिपोर्ट तैयार कर रही है भाई। इसी का दूसरा नाम हम कह सकते हैं शाह आयोग। कौन सा आयोग, अरे शाह आयोग भी कहा जाता है वैसे। ठीक है, हिल्टन यंग को ही शाह आयोग कहा जाता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो हमने कहा कि आरबीआई का गठन 1934 के एक्ट से 1935 में होता है, लेकिन 1926 में एक कमेटी बनी है इसके लिए जिसका नाम है हिल्टन यंग कमेटी। ठीक, और इसी को कहा जाता है हिंदी में शाह आयोग। ठीक है भाई, अब क्या होता है, जब आरबीआई का गठन होता है तो तभी से क्या होता है, तभी से ये भारतीय मुद्रा करेंसी का निर्गमन करती है। तो भारतीय मुद्रा का निर्गमन इसने 1935 शुरू किया है। ठीक है, कभी पूछा जाए कि आरबीआई ने भारतीय मुद्रा का निर्गमन कब से शुरू किया, तो 1935 से ही, जब इसका गठन हुआ था। ठीक है, और आगे चलते हैं, जिसके बारे में पता होना चाहिए कि फर्स्ट गवर्नर भाई, पहले गवर्नर। ठीक है, ये आरबीआई गठन 1935 में होता तो है, लेकिन इसका गवर्नर कौन था भाई। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि आरबीआई के गवर्नर जो था वो था ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है भाई, ओसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर होते हैं। ठीक है भाई, और आगे चलते हैं। तो हमें याद है, आ जाते थे कि याद है लेते सारा कि सेकंड गवर्नर कौन थे, सेकंड गवर्नर थे जेम्स टेलर। ठीक है, जेम्स टेलर। अच्छा, इनका कार्यकाल की बात की जाए तो ये बनता है 1935 से लेकर 37 तक। ठीक है, और ये बनता है 37 से लेकर 43 तक। और यहाँ पर अगला जो हमारा सबसे खास है, जिसके बारे में कहा जाता है कि आजादी के समय कौन था भाई, आजादी के समय ये थे हमारे सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख। ठीक है, ये पूछा जाता है कि जब भारत आजाद हुआ था तो भारत के आरबीआई का गवर्नर कौन था, अरे सी.डी. देशमुख थे भाई। और ये कौन से नंबर के थे, तीसरे नंबर के। और कब से कब तक, 43 से लेकर और ये लगभग 50 तक रहते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि आरबीआई का गठन 1934 के एक्ट से 1935 में होता है, और इसके बाद इसका जो पहला गवर्नर बनता है ओसबोर्न स्मिथ होते हैं, और दूसरे जेम्स टेलर कैसे रख देना यार, और सी.डी. देशमुख तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, चलो ये पहले भारतीय गवर्नर भी होते हैं इसके, इसलिए खास हो जाता है। आगे चलते हैं, एक और जो पूछा जाता है गवर्नर से रिलेटेड कि मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे ना, मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह के बारे में पूछा जाता है, मनमोहन सिंह कौन से नंबर के गवर्नर थे भाई, तो हमें याद रखना है कि 15वें नंबर के गवर्नर थे मनमोहन सिंह। ठीक ठीक, चलो आगे चलते हैं। फिर कह रहे हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो तब आरबीआई का गवर्नर कौन था भाई, तो याद रखना एल.के. झा। एल.के. झा गवर्नर थे। ठीक है, अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा देते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 2 राष्ट्रीयकरण खास होते हैं। अब राष्ट्रीयकरण क्या होता है, राष्ट्रीयकरण होता है, देखो आरबीआई का एक क्वेश्चन है, एक फैक्ट बनता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। अब राष्ट्रीयकरण क्या होता है,
मैंने कहा था जब आरबीआई का गठन हुआ तो तब समय था 1934 का और 35 का। तो जब भारत क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था ठीक है। लेकिन जब भारत आजाद हो गया 1947 में, भारत आजाद हो गया तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम सब कुछ सेंट्रलाइज करते हैं सबका, कि मतलब इंडियन अथोराइज करते हैं सबको। तो अब अंग्रेजों के अधिकार में था, तो अब भारतीय सत्ता में आएगा ना भाई, तो उसे कहा था राष्ट्रीयकरण, सबका सेंट्रलाइजेशन करना। क्लियर है? तो वैसे ही आरबीआई का भी तो होगा, क्योंकि आरबीआई पहले अंग्रेजों के अधीन था, तो अब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो याद रखना 1 जनवरी की डेट है और 1949, ठीक है, 1949 का ईयर है, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि इसके कार्य क्या है भाई, कार्य। तो कार्य में लिख दो नंबर 1 कि बैंकों पर निगरानी रखता है, बैंकों का बैंक आ जाता है, बैंकों का बैंक। नंबर 2 कार्य लिख सकते हैं कि मुद्रा का निर्गमन, मुद्रा का निर्गमन मतलब नोट छपाई, ठीक है भाई। और नंबर 3 लिख सकते हो तुम कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कंट्रोल करता है, ठीक है। और जब रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट कंट्रोल होंगे तभी जाके क्या होता है, तभी जाके बाजार में मुद्रास्फीति कंट्रोल होती है, ठीक है। पूरा बाजार को कंट्रोल करता है मतलब आरबीआई, ठीक है भाई। अभी याद रखना कि अभी वर्तमान में रेपो रेट कितना है, 5.5 का, ठीक है। 2025 जून में नया डाटा रिलीज हुआ, 5.5 का रेपो रेट है इस बार, ठीक है। तो यही जैसे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, वैसे ही भारत में दो चरणों में बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। एक बार 14 बैंकों का होता है और दूसरी बार किसका होता है, 6 बैंकों का। और ये दोनों क्वेश्चन देते हैं अपने में कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये हुआ था 19 जुलाई 1969 को। क्लियर है भाई, कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 19 जुलाई 1969। फिर क्या है, 6 बैंकों का हुआ तो 15 अप्रैल 1980, ठीक है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना। और 6 बैंकों का हुआ था छठी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 14 बैंक कौन से थे, जिनकी टोटल नेटवर्थ 50 करोड़ से प्लस थी, 50 करोड़ से ऊपर थी। और 6 बैंक कौन से थे, जिनकी टोटल नेटवर्थ 200 करोड़ से ऊपर की थी। और इन बैंकों को कहा गया कि तुम अब इंडियन अथोराइज में रहोगे, इंडियन गवर्नमेंट के अथोराइज में रहोगे, और इनका सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। क्लियर है? ठीक है। आरबीआई के बारे में जो हमें और पता होना चाहिए वो है इसका कार्यवर्ष। जैसे वो भारत सरकार से चलता है ना वित्तीय वर्ष, ठीक है, वैसे ही इसका भारत सरकार से चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसका कार्यवर्ष कब तक चलता है, इसका कार्यवर्ष चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च ही है भाई इसका भी, ठीक है। चलो, तो ये सारे बैंकों का बैंक है, बैंकों पर नजर रखता है, मुद्रा का निर्गमन करता है और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। अच्छा भाई, और खास फैक्ट आरबीआई के बारे में कि आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है भाई, वर्तमान गवर्नर कौन है आरबीआई का, ठीक है। तो वर्तमान गवर्नर में लिख देंगे संजय मल्होत्रा, ठीक है। ये कौन से नंबर के है, ये है 26 नंबर के, ठीक। और एक आप सबके लिए एक क्वेश्चन है कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर कौन थे, ठीक है। तो ये सब आप कमेंट करके बताएंगे कि 25वें नंबर के मतलब किसे रिप्लेस करके संजय मल्होत्रा ने अपना पदभार संभाला था, ठीक है। तो आरबीआई के बारे में सारी चीजें याद रखनी है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, और इनका कार्यकाल कब से कब तक था, ठीक है। जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तब कौन थे, तब थे एल.के. झा। और कौन सी पंचवर्षीय योजना, चौथी। इसका कार्यकाल वर्ष याद रख देना, राष्ट्रीयकरण की डेट याद रखना, और आरबीआई का एक्ट, कमेटी कब बनी थी, ये सारा कुछ याद रखना, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल नई क्लास में।